हेलो एवरीवन, मैं जसाराम, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर। अपन लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज E302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड ट्रैक्शन के अंदर फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। उसमें अपन ने अभी तक 2 लेक्चर पढ़े हैं। उसमें अपन पहले लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव और द मैकेनिकल ड्राइव। उसके बारे में अपन ने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ ड्राइव पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ ड्राइव में अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि ये कितने टाइप्स की होती है। तो अपन ने उसके बारे में पढ़ा था कि ये 3 टाइप्स की होती है। ग्रुप ड्राइव होती है जिसको अपन समूह चालन भी बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने एकल ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव पढ़ी थी जिसको आप एकल चालन या मल्टी मोटर ड्राइव जिसको आप समूह चाल बहु मोटर चालन भी बोलते हैं। तो आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे। ग्रुप ड्राइव के बारे में अपन ने पढ़ा था, इंडिविजुअल ड्राइव के बारे में भी पढ़ा था। उसके एडवांटेज अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन उसके डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज मेनली ज़्यादा डिसएडवांटेज इसके हैं नहीं। पहला जैसे हाई इनिशियल कॉस्ट होगी, दूसरा पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। पावर लॉस तो सब में ही होगा आपके, जब इलेक्ट्रिक मोटर है तो सब में ही आपका पावर लॉस होगा ही। और पहला जैसे है हाई इनिशियल कॉस्ट। हाई इनिशियल कॉस्ट क्यों हो जाएगी? जब आपको हर एक आप ऑपरेशन के लिए एक अलग से मोटर यदि आप ख़रीद के लाओगे तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी आपके इसके डिसएडवांटेज है। मैं आपको 2-3 और बता सकता हूँ कि इसके कौन कौन से डिसएडवांटेज रहेंगे। ठीक है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर एक मशीन का आपका मेंटेनेंस पे व्यय होगा, तो इससे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरा इसमें यह भी है कि यदि आपकी प्रोडक्शन यूनिट यदि ओवरलोड होगी तो जो ओवरलोड है वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। इंडिविजुअल ड्राइव पे ओवरलोड आएगा हमेशा ही। तो जैसे 10 HP की मोटर है और आपका ओवरलोड यदि किसी एक यूनिट में बढ़ गया ओवरलोड, और उसमें 5 HP तक यदि ओवरलोड बढ़ रहा है, तो उस केस में वो मोटर उसको ओवरलोड को हैंडल नहीं कर पाएगी। क्योंकि इतना ओवरलोड कोई भी मोटर ओवरलोड उसका 10% तक हैंडल कर सकती है, जबकि 5 HP तो इसका 50% हो गया, तो इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही अपन एग्जांपल यदि ग्रुप ड्राइव में ले तो वो ओवरलोड हैंडल कर सकती है। क्यों कर सकती है? जैसे इसमें किसी प्रोडक्शन यूनिट में उसमें 5 HP क्या ओवरलोडिंग होगी, तो मोटर पे कितनी ओवरलोडिंग होगी, कितना परसेंटेज? 100 HP की थी, तो 100 HP का आप 5 HP देखोगे तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 5% ओनली हुआ, तो 10% तक ओवरलोडिंग हो सकता है। तो इसमें ओवरलोडिंग के केस में मोटर जल भी सकती है आपकी। इसके बाद में जैसे आपकी इंडिविजुअल ड्राइव होती है, उसका जो इफ़िशियंसी होती है और इसका जो पावर फैक्टर होता है, तो लो रेटिंग की जो मोटरें लगी हुई होती है उनके पावर फैक्टर और इफ़िशियंसी कम होगी। ठीक है, तो ये आपको 2-3 उसके एडवांटेज है, वो हमेशा ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अपन थर्ड वाले पढ़ते हैं मल्टी मोटर ड्राइव। मल्टी मोटर ड्राइव क्या होती है? मल्टी मोटर ड्राइव एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जैसे अपन मॉडर्न एरा में आते जाते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जाती है, तो अपन एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है अपने मानव जाति की कि अपन कुछ नया करें, कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि हाई प्रोडक्टिविटी के लिए और हाई गुणवत्ता के लिए अपन ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि अलग अलग मशीनें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, CNC मशीन का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। CNC मशीन, उनको क्या है कि आप रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हो CNC मशीन को। इन मशीनों में मशीन को चलाने के लिए कई मोटरों की आवश्यकता पड़ती है। 1, 2, 3 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई मोटरें, 100 मोटरें एक साथ आप चला सकते हो। इसी प्रकार अन्य जटिल मशीनों में भी एक ही मशीन में एक प्रक्रिया में कई एकल मोटरों की आवश्यकता पड़ती है। इन मशीन प्रक्रिया को स्वतः नियंत्रण प्रणाली एक अभिन्न अंग है। आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल कैसे होगा, ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल कैसे होगा? वो CNC मशीन कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू अपन करते हैं। ऐसे ये बई मोटर चालन कहा जाता है। जैसे देखो आप, इच ऑपरेशन ऑफ द मैकेनिज्म इज टेकन केयर ऑफ ए सेपरेट ड्राइव मोटर। इसमें आपका हर एक जो ऑपरेशन का मैकेनिज्म है वो हर एक अलग मोटर के द्वारा लिया जाएगा। द सिस्टम कंटेन सेवरल इंडिविजुअल ड्राइव, ईच ऑफ विच इज यूज्ड टू ऑपरेट इट्स ओवन मैकेनिज्म। सेपरेट मोटर्स आर प्रोवाइडेड फॉर एक्चुएटिंग डिफरेंट पार्ट्स इन ड्राइवन मैकेनिज्म। ये हो जाएगा आपके पास। ये आप डायग्राम में देख सकते हो। आप डायग्राम में देखोगे तो देखो इसमें एक कंट्रोल यूनिट बना हुआ है अलग से, आपका कंट्रोल यूनिट। मैं इसको आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। देखो जो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो
कि जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट की आप जो लाइन देखोगे तो देखो वो सभी के थ्रू वापस मशीन जो आपका अलग अलग घरों में, जैसे आप इंडस्ट्री ले लो या कोई एक अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट ले लो, तो आपको उसमें अलग अलग हर एक में दिखेगा कंट्रोल यूनिट का जो कंट्रोल है वो हर एक मशीन पे हो रहा है आपका मशीन ड्राइव। इसके बाद में आपका थर्ड है, जैसे स्मार्ट लाइन मॉड्यूल होता है, एक स्मार्ट लाइन केबल होती है, उसके थ्रू आपका स्मार्ट मीटर वगैरह सब कुछ स्मार्ट होता है। उसके बाद में AM600 आपका जो फोर्थ पॉइंट है, जिसके थ्रू पुली मैकेनिज्म, ड्राइव मैकेनिज्म, तो सारी मशीनें आपके कनेक्टेड होती है। ये मल्टी मोटर चालन आपके एक तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन इसके एडवांटेज पढ़ेंगे, मल्टी मोटर ड्राइव्स के क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहला एडवांटेज, एवरी मशीन इज ड्राइवन बाय ए सेपरेट मोटर, इट कैन बी रन एंड स्टॉप एट डिजायर्ड। ये जैसे इंडिविजुअल ड्राइव में होता था वैसे ही है, आपकी सेपरेटली है सब कुछ उसका, तो आप उसको बंद या चालू कर सकते हो। मशीन्स नॉट रिक्वायर्ड कैन बी शट डाउन एंड आल्सो रिप्लेस्ड विद ए मिनिमम ऑफ डिसलोकेशन। इसको आप शट डाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप डिसलोकेशन कर सकते हो। देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंस्टॉलेशन ऑफ ए डिफरेंट मशीन। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप डिफरेंट टाइप की मशीनें इंस्टॉल कर सकते हो। इन केस ऑफ मोटर फॉल्ट ओनली इट्स कनेक्टेड मशीन विल स्टॉप, वेयर एज अदर विल कंटिन्यू वर्किंग अनडिस्टर्ब्ड। आपके जिस पार्ट में ख़राबी हुई है उस पार्ट वाली मोटर को बंद कर दो और बाकी वाला आपका वैसे का वैला अनडिस्टर्ब होकर चलता रहेगा। एब्सेंस ऑफ बेल्ट एंड लाइन शाफ्ट ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट एंड ऑपरेटिंग पर्सनल। इसमें बेल्ट और लाइन शाफ्ट वगैरह नहीं होती है, इसमें सब कुछ कंट्रोल यूनिट होती है और उसके थ्रू एक केबल होती है, उसके थ्रू सारा CNC मोटर होती है, तो उसके थ्रू सारा कंट्रोल होता है कंप्यूटर के थ्रू। तो इसलिए आपकी जो ये बेल्ट मैकेनिज्म वगैरह नहीं होने की वजह से जो एक्सीडेंटल वगैरह है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल, वो आपके कम हो जाएगी। इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बाकी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। तो आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है आजकल, उसमें सब में मल्टी मोटर ड्राइव ही यूज में लेते हैं, दूसरी वाली मोटरें कम यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, अब तो क्या देखा, टाइप्स और ड्राइव देख ली। अब इसके बाद में आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ ड्राइव पढ़ ली कि ड्राइव होती क्या है, कितने टाइप की होती है और किस किस टाइप की होती है और कौन सी ड्राइव कहाँ पे यूज लेनी है उसके बारे में पढ़ लिया। पर अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो अब आपको अभी तक पता नहीं है कि कौन सी मोटर कहाँ पे यूज लेनी है। तो अब अपन पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की जो इलेक्ट्रिक मोटर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और उनका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होती है वो मोटर है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब कैरेक्टरिस्टिक अपन कौन सी, दो आपके पास में दो टाइप की मशीनें होती है हमेशा, एक AC मशीन होगी, एक DC मशीन होगी, ठीक है। तो DC मशीन में भी वापस आपके टाइप्स आ जाएंगे अलग अलग, DC मशीन में अलग अलग टाइप्स आपके पास में आ जाएंगे। DC शंट मोटर है, DC सीरीज मोटर है और उसके बाद में आपकी DC कंपाउंड मोटर है, ठीक है। तो आपके पास में DC में भी वापस अलग अलग पार्ट हो गए 3। इसके बाद में आपके पास में आप AC मशीन पे आ जाओ। AC मशीन में आपके पास में कौन कौन सी हो जाएगी, AC मशीन में आपके पास में इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है। इंडक्शन मोटर में भी वापस आपके पास में 2 पार्ट्स हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, एक इंडक्शन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद में आप सिंगल फेज मोटर पे आ जाओ। सिंगल फेज मोटर है आपकी सिंगल फेज इंडक्शन जो मोटर होती है वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी वापस अलग अलग टाइप से आपके पास में, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, एक कैपेसिटर रन मोटर है आपके पास में, तो उसके में भी वापस आपके पास में अलग अलग मोटर होगी। उसके कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाएगी, रजिस्टर स्प्लिट फेज मोटर हो जाएगी। तो उन सब के बारे में अपन उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उसकी जो अभिलक्षण है, उसकी जो वो कैसे वर्क करेगी, जैसे उसका टॉर्क है वो आर्मेचर करंट के साथ में कैसे वेरी करेगा, उसकी स्पीड है वो लोड के साथ में कैसे वेरी करेगी, उसके बारे में अपन देखेंगे। उन सब चीज़ों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तो अपन मोटर सेलेक्ट करते हैं हमेशा कि कौन सी मोटर अपन कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज में रिक्वायरमेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे लिफ्ट लेके देख लो, लिफ्ट में क्या है, लिफ्ट में आपको क्या चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है और दूसरा क्या आपको चाहिए कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं आए, क्योंकि आप जब लिफ्ट पे जा रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आप अचानक एकदम ऊपर चले गए या फिर एकदम नीचे आ गए। तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए, मतलब स्पीड कांस्टेंट चाहिए। तो ये आपको कौन सी मोटर दे सकती है, DC में कौन सी देगी आपको,
डीसी सीरीज मोटर है वो जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है आपके पास में, तो डीसी सीरीज मोटर आपको ये दे सकती है। पर डीसी सीरीज मोटर में वापस आपका क्या हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर में एक चीज़ आपके हो जाएगी, जो इसमें स्पीड होती है वो डीसी सीरीज मोटर की कांस्टेंट नहीं होती है। तो आप उसमें कौन सी मोटर आपके यूज कर सकते हैं, आप इसमें फिर कंपाउंड मोटर पे आ जाओगे, क्योंकि शंट की स्पीड कांस्टेंट होती है, पर शंट मोटर में क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लो होता है। तो इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जीपीसी जालोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।